डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप विज्ञान कक्षा 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न का ये पार्ट 2 है। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने केमिस्ट्री से जो रिलेटेड महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू थे, बहुविकल्पीय प्रश्न थे, उनको देखे कि किस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको हम सही ऑप्शन को राइट करके आएंगे। हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा, उस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को बताया। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में भी आप महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, लेकिन ये आपके जीव विज्ञान खंड से लिए गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने है, सबसे पहला प्रश्न है कि पायरूट बेड के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, यानी ऐसा क्रिया किस में होता है, कहाँ पर होता है। फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, और ये पिछली बार 2025 के एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ये कि बताइए पायरूवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है किस में होता है, यानी ये प्रक्रिया जो है किस में होता है, कोशिका द्रव में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हरित लवक में होता है या केंद्रक में होता है। तो ध्यान रखिएगा डियर फ्रेंड्स, जो पायरूवेट की जो प्रक्रिया होती है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पायरूवेट की जो विखंडन की प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चंस की बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 2, तो कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, या ऐसा भी पूछा जा सकता है स्वपोषी पोषण हेतु तो क्या आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की ज़रूरत पड़ेगा, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश ज़रूरत पड़ेगा, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए सभी चीज़ें आवश्यक हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल की भी आवश्यक है और सूर्य के प्रकाश का भी आवश्यक है, यानी हमें हर चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है स्वपोषी पोषण के लिए। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, यानी लिखेंगे उपयुक्त सभी। उपयुक्त अभी सभी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3 को देखा जाए, रक्तदाब मापा जाता है, मापा जाता है या नापा जाता है, रक्तदाब को किससे नापा जाता है, एस्फाइगमोमैनोमीटर द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, माइक्रोमीटर द्वारा। यानी रक्तदाब जिसको हम इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसको किससे के द्वारा मापा जाता है, उस यंत्र का नाम क्या है, तो उस यंत्र का नाम ये है एस्फाइगमोमैनोमीटर द्वारा। ठीक है, यानी रक्तदाब को ब्लड प्रेशर के द्वारा इस यंत्र, इस उपकरण के द्वारा मापा जाता है, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो प्रश्न नंबर 4 में है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, यानी जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो क्या बनता है, प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल बनेगा, वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल बनेगा, वसा प्लस CO2 प्लस जल बनेगा। ठीक है, तो जब पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो क्या बनते हैं, जो उत्पाद बनता है वो आपका बी ऑप्शन बनता है, यानी ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा और जल बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, पूछ रहा एक स्वपोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंचती है, यानी एक जो स्वपोषी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ हैं उनकी कितनी मात्रा अगले पोषी स्तर तक पहुंच जाती है, 0% पहुंचेगा, 10% पहुंचेगा, 50% पहुंचेगा या 100% पहुंचेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगली जो मात्रा कितनी मात्रा आ जाएगी, 10%, यानी बी ऑप्शन आपका सही है, 10% पहुंचती है। ठीक, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यकृत स्रवित करता है, यानी यकृत में कौन सा रस बनता है या क्या निकलता है यकृत से, स्रवित होना मतलब यकृत से क्या निकलता है, क्या निकलता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है लार, जठर रस, पित्त रस, अग्नाशिक रस, कौन सा रस निकलता है, तो यकृत में आपका पित्त रस स्रवित होता है, यानी यकृत से पित्त रस की उत्पत्ति होती है, पित्त रस बनता है।
ठीक है। तो अब तक आपने जीव विज्ञान खंड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 6 देख चुके हैं और ये वो क्वेश्चंस हैं जो अक्सर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे क्या है। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को कहते हैं। यानी शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को जो ग्रहण किया जाता है तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन को क्या कहा जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं। उत्सर्जन कहते हैं, जनन कहते हैं, श्वसन कहते हैं या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है यानी गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है वो क्या है। तंत्रिका है जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, विक्राणु है जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है, साइटोन है या क्यूटोन है, कौन सा है। तो गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन प्रक्रिया में भाग लेती है वह है आपका विक्राणु या नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, विक्राणु। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। मुख से, यकृत से, छोटी आंत से, पित्ताशय से, कहाँ से होता है। तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत होती है मुख से। कहाँ से होती है, मुख से। तो ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 10 है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब होता है। रक्तदाब का मतलब ब्लड प्रेशर। एक स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, 140/80, 120/80, 135/100, 125, 115। तो यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका सामान्य रक्तदाब जो होगा वो 120 से 180 यानी 120/180 होगा। ठीक है, ये होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 11 है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके, जल के वाहन में, भोजन के वाहन में, अमीनो अम्ल के वाहन में या ऑक्सीजन के वाहन में। यानी जाइलम, पादप में जाइलम का क्या कार्य है, पादप में जाइलम क्या करता है, तो आपको जल के वाहन में उत्तरदायी है यानी जल के वाहन का काम करता है, ये होता है जाइलम। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। 12 में क्या कह रहा है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कॉर्टेक्स के द्वारा या मज्जा के द्वारा। यानी पौधों में भोजन का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, तो फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। ये बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्या कह रहा है। कोशिकीय प्राक्रमों में ऊर्जा का मुद्रा है। कोशिकीय प्राक्रमों में ऊर्जा का मुद्रा है, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एटीपी है, ग्लूकोज है या पायरूवेट है, क्या है। यानी कोशिकीय प्राक्रमों में ऊर्जा का मुद्रा क्या है, तो आपका एटीपी है। क्या है, एटीपी। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, 14वां क्वेश्चन। मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, अथवा ऐसा भी पूछा जा सकता है। यहीं से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें शामिल किया गया। ये ना पूछकर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि विक्रों का कार्य संबंधित है, यानी विक्र का कार्य क्या है, वो क्या काम करता है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से, इसका काम क्या है। यानी विक्र का काम क्या है, तो विक्र का काम है उत्सर्जन से। किसका काम है, उत्सर्जन से। ठीक, तो इस प्रकार से अब तक आपने 14 क्वेश्चंस को देखा। क्वेश्चन नंबर 14 तक आपने देखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न में से आपने अब तक 14 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। इसके आगे भी जितने बायोलॉजी, जितने भी जीव विज्ञान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अंत तक देखते रहिए। ये वो क्वेश्चंस है जो अक्सर यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। डियर फ्रेंड्स, बहुविकल्पीय प्रश्न का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको क्या कहा जाता है, द्रुमिका,
सिनेप्स, एक्सॉन या आवेग, यानी दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खाली स्थान को कहा जाता है सिनेप्स। ये याद रखिएगा, ये बी ऑप्शन आपका सही है, सिनेप्स, सिनेप्स। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16वां क्वेश्चन है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कहलाता है। मस्तिष्क का मुख्य जो होता है सोचने वाला भाग वो क्या होता है? अग्र मस्तिष्क होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, पश्च मस्तिष्क होता है या अनुमस्तिष्क होता है? मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है। क्या होता है? अग्र मस्तिष्क। तो ये बी, ये ऑप्शन आपका सही है, अग्र मस्तिष्क होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 17वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है? इसमें ऐसा कौन सा है जो पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, ऐसा कौन सा है जो पादप हार्मोन नहीं है? तो इसमें आपका जो है एस्ट्रोजन ये पादप हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन ये पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, ये मनुष्यों में पाया जाता है। इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है। 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? यानी निम्न में से कौन सा अंग जो पौधों में होता हो नर जननांग का काम करता है? जयांग, पुनकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय, कौन सा होता है? तो आपका बी ऑप्शन सही, वो क्या होता है? पुनकेसर होता है। पुनकेसर होता है जो नर जननांग का काम करता है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है। 19वां क्वेश्चन है। 19वें क्वेश्चन में कह रहा है, पराग कोश में होते हैं। इतना ही केवल पूछा जा सकता है, या ऐसा पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? निम्नलिखित में कौन सा पराग कोश के अंदर बनता है? बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। तो पराग कोश में क्या बनता है? परागकण बनते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए। 20वां क्वेश्चन है, पुष्प का जनन अंग है, यानी पुष्प में जनन अंग क्या होता है? बाह्यदल पुंज जिसको कैलिक्स कहते हैं, दल पुंज जिसको कोरोला कहते हैं, या जायांग या तना, यानी पुष्प का जनन अंग क्या है? तो पुष्प का जो जनन अंग होता है वो जायांग होता है। क्या होता है? जायांग, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए तो 21 में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनतंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या नहीं है? अंडाशय, ये तो होता ही है। गर्भाशय, ये भी होता है। शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी, ये भी होता है। बस आपका सी ऑप्शन जो है ये नहीं होता है, यानी शुक्रवाहिका नहीं होता है। ठीक है, शुक्रवाहिका नहीं होता है, सी ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या है? पुनरुद्भवन होता है, पुनरुद्भवन होता है, या ऐसा भी पूछ सकता है, पुनर्जनन का उदाहरण है, पुनर्जनन का उदाहरण है, या पुनरुद्भवन होता है किसमें? प्लेनेरिया में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा में लेकिन प्लेनेरिया में नहीं, पैरामीशियम में लेकिन हाइड्रा में नहीं, हाइड्रा और प्लेनेरिया में, प्लेनेरिया। तो किसमें पुनरुद्भवन होता है या पुनर्जनन का उदाहरण क्या है? तो आपका पुनर्जनन या पुनरुद्भवन होता है आपके ये डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका राइट, हाइड्रा और प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन होता है, और ये दोनों आपके पुनर्जनन का उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने अब तक कितने क्वेश्चंस देखा? 22 क्वेश्चंस देखे, जो बायोलॉजी जीव विज्ञान खंड से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को लिया गया है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 को देखेंगे। पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं किसमें? पुदीना में, आलू में, ब्रायोफिल्म में, इन सभी में। किसमें ऐसा कौन सा है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं?
तो आपका सी ऑप्शन सही है। क्या है? सी ऑप्शन। ब्रायोफिल्म में आपका होता है जो पत्तियों पर कलियां विकसित होती है, ये सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। 24वां क्वेश्चन से निम्न में से किस पौधे में पुष्प एकलिंगी होते हैं? यानी ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है। एक लिंगी मतलब एक ही लिंग होता है, या तो नर होगा या तो मादा होगा, दोनों नहीं होता है। पपीता, गुड़हल, सरसों, मटर। तो आपका ये पपीता ऐसा होता है, तो याद रखिएगा पपीता जो होता है एक लिंगी होता है। ठीक, इसी प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में देखेंगे, मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? मादा जनन तंत्र के किस भाग में लूप या कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? नंबर 1 है, पहला है अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय और चौथा है योनि। तो इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें लूप या कॉपर्टी स्थापित किया जाता है? तो आपका है गर्भाशय, ये सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26 है। हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, खंडन द्वारा या कायिक प्रवर्धन द्वारा। यानी हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, इसी तरह से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे क्या है, आनुवांशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया? यानी आनुवांशिकता के प्रयोग करने के लिए मेंडल ने कौन सा पौधा लिया? या इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है, या करके यहाँ पर लिखा है, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था? यानी कौन सा पौधा लिया था? मटर लिया था, बैगन लिया था, टमाटर लिया था, सरसों लिया था। सॉरी, मटर लिया था या टमाटर या बैगन या सरसों, कौन सा था? तो मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। किसके? मटर के पौधे पर। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 28 में देखेंगे क्या है, उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण है, लंबे तने, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, फैली हुई फली। कौन सा होगा? तो उद्यान मटर में जो अप्रभावी लक्षण होता है वो होता है झुर्रीदार बीज। क्या होता है? झुर्रीदार बीज। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29। ये कह रहा है मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। मेंडल ने अपनी जो प्रारंभिक शुरुआत की शिक्षा होती है वो कहाँ से प्राप्त की थी? मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में प्राप्त की थी। कहाँ प्राप्त की थी? गिरजाघर में। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है? 23, 2, 21, 20। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये बी ऑप्शन आपका राइट है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है? यानी जब मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया तो उसमें क्या मिला? गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बौने पौधे, सफ़ेद या बैगनी फूल, ये सभी क्या मिले? फिर से सुनिएगा, मंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? यानी कौन सा लक्षण मिला? क्या मिला? गोल या झुर्रीदार बीज, लंबे या बौने पौधे, सफ़ेद या बैगनी फूल, या ये सभी? तो जब मंडल ने अपने प्रयोग किया तो उनमें उसको ये सभी मिले। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने इस वीडियो लेक्चर में 31 प्रश्न को देखा जो विज्ञान कक्षा 10 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और ये आपके जीव विज्ञान खंड से हैं। किससे हैं? जीव विज्ञान खंड से लिए गए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कई बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो यदि आपने पूरे वीडियो लेक्चर को देखा होगा तो
तो निश्चित है कि इन्हीं में से आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। ये फिक्स है, 100% गारंटी है। वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपने राय को ज़रूर दें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है। धन्यवाद।